नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का स्वागत अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे करती हूँ। हम लोगों ने जो अभी पिछला वीडियो देखा वो देखा सोशल थॉट का इमर्जेंस, जो कि अभी इनकम्प्लीट वीडियो था। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, जिस वजह से मैंने 2 वॉल्यूम में इसे बनाने के लिए सोचा, आपको बोरिंग भी ना हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े। तो अब जो हम लोग ये पढ़ेंगे, ये वीडियो को देखेंगे, वो भी इमर्जेंस ऑफ सोशल थॉट का है पार्ट 2, जिसमें कि आगे के चीज़ों को देखेंगे। आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे एनर्जी को हमेशा बढ़ाते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, इमर्जेंस ऑफ सोशल थॉट पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इमर्जेंस ऑफ सोशल थॉट, जिसमें कि हम लोगों ने प्रिमिटिव सोशल थॉट के बारे में पढ़ा, एंशिएंट सोशल थॉट के बारे में पढ़ा और मेडिवल सोशल थॉट के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग, चूँकि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो इमर्जेंस ऑफ सोशल थॉट है उसको 5 स्टेजेस में हम पढ़ते हैं। एंशिएंट सोशल थॉट, प्रिमिटिव सोशल थॉट, एंशिएंट सोशल थॉट, मेडिवल सोशल थॉट, प्री मॉडर्न सोशल थॉट एंड मॉडर्न सोशल थॉट। तो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री मॉडर्न सोशल थॉट, जो कि हमारा चौथा स्टेज है। तो पूर्व आधुनिक काल, मध्यकाल तथा आधुनिक युग के बीच का युग है। इसको माना जा सकता है कि इससे पहले हम लोगों ने मेडिवल सोशल थॉट पढ़ा और अब बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न सोशल थॉट। तो मेडिवल सोशल थॉट और मॉडर्न सोशल थॉट के बीच का जो स्टेज है वो है प्री मॉडर्न सोशल थॉट। इसमें हम लोगों को किसको पढ़ना है, तो मैकावली को पढ़ना है, सर फ्रांसिस बेकन को जानना है, हॉब्स, लॉक्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ और कॉम्ट। मतलब सबको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर जो प्री मॉडर्न सोशल थिंकर्स हैं वो ये लोग थे और इस युग के ये लोग प्रमुख विचारक थे। मैकावली का मानव स्वभाव की व्याख्या, जो मैकावली ने मानव स्वभाव की, अब हम पहले मैकावली को लेते हैं क्योंकि मैकावली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज को जो विश्लेषित किया है, व्याख्या किया है, समाज की, मानव स्वभाव की व्याख्या की है, राज्य की व्याख्या की, तो बहुत तरह के इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो मैकावली ने मानव समाज की व्याख्या क्रूरता, स्वार्थीपन तथा दुर्बल चरित्र के रूप में की है। वे इस पक्ष में थे कि व्यक्ति का कठोरता से दमन किया जाना चाहिए ताकि वे अच्छे से अच्छा नागरिक बन सके। वे कठोर शासकों के पक्ष में थे। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि मैकावली ने कठोर शासकों का पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि मानव के साथ कठोर वो जो कहा जाता है कि कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि वो नियंत्रित रह सके, वो अपोज्ड ना हो सके अपने गवर्नमेंट के, अपने राजा के। अब फ्रांसिस बेकन ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सरकार तथा सामाजिक व्यवस्था को समाप्त कर देती है तथा विकास रुक जाता है। तो इनके हिसाब से, फ्रांसिस बेकन के हिसाब से, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। जैसे मैकावली ने दिया वैसे फ्रांसिस बेकन ने दिया। हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक अवस्था की बर्बरता, संघर्ष, मारपीट, अपहरण, अन्याय, सुरक्षा आदि में बताई है तथा वे निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे। हॉब्स भी निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे। लॉक भी हॉब्स की तरह राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं में मानते थे। पर इसके विपरीत जो रूसो थे, क्योंकि मैंने बताया कि जो प्री मॉडर्न सोशल थॉट है उसमें हम लोग फ्रांसिस बेकन को, हॉब्स को, लॉक्स को, रूसो को, मैकावली को देखे हैं, क्योंकि ये लोग उस समय के बड़े विचारकों के रूप में उभरे। तो रूसो का कहना है, जहाँ हॉब्स, मैकावली, लॉक, इन सभी ने
राज्य को, सरकार को बहुत इम्पोर्टेंस दी, इंडिविजुअल फ्रीडम्स को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी, कठोर शासन को महत्व दिया। उसके विपरीत रूसों ने प्राकृतिक अवस्था को अत्यधिक सुखी, और इनका मानना था कि जो सोशल थॉट इमर्ज हुए हैं या जो आगे की सोसाइटी इमर्ज हुई है वो चूँकि प्रिमिटिव सोसाइटी में या जो नेचुरल स्टेज था, मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी में उस समय संघर्ष, मारपीट, अपहरण और असुरक्षा जैसी चीज़ें व्याप्त थी। पर रूसों का विपरीत कॉन्सेप्ट है। रूसों का कहना है कि नहीं, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो प्राकृतिक अवस्था थी समाज की, वो बहुत सुखी थी, स्वतंत्र थी, प्रेम से भरी हुई थी, सहानुभूति से भरी हुई थी। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य स्वभाव से ही सहयोग और संगठन की प्रकृति रखता है। ये मॉन्टेस्क्यू का है। एडम स्मिथ ने आर्थिक संस्थाओं का उद्देश्य, एडम स्मिथ का, चूँकि एडम स्मिथ का बहुत इकोनॉमिक्स में हम इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो एडम स्मिथ ने आर्थिक संस्थाओं का उद्देश्य मानव समाज का हित बताया है कि जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होंगे वो मानव के हित के लिए कार्य करेंगे। जबकि कॉम्ट ने, अब आते हैं हम लोग सोशियोलॉजी के फादर की बात करने, कॉम्ट ने प्राकृतिक अवस्थाओं में मनुष्यों को सामाजिक तथा असामाजिक दोनों ही बताया है। तो ये आप पढ़े प्री मॉडर्न सोशल थॉट में। तो प्री मॉडर्न सोशल थॉट में आपको थोड़ा थोड़ा हॉब्स, लॉक्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और मैकावली, इन सब की जो थॉट हैं उनको आपको बताना है। नेक्स्ट है आधुनिक सामाजिक चिंतन। अब आते हैं हम लोग प्योर मॉडर्न सोशल थॉट पे। तो इसका जन्म जो माना जाता है कि आधुनिक सामाजिक चिंतन का जन्म कैसे हुआ, तो ये माना जाता है कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी का दौर रहा होगा, यही आधुनिक सामाजिक चिंतन का दौर है। इसी समय से मॉडर्न सोशल थॉट का इमर्जेंस हुआ और इसमें हम साइंटिफिक अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसमें कॉम्ट एक ऐसे विचारक के रूप में उभरे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी मतलब 1838 में स्थापित किया। हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, पैरेटो, वेबलिन, विडिंग्स, चार्ल्स कूले, मैक्स वेबर, इंडिया में अगर देखा जाए तो गांधी जी, मर्टन, पार्सन्स इत्यादि समकालीन समाजशास्त्री आधुनिक युग के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। तो जो मॉडर्न सोशल थॉट है उसमें हम इन लोगों के थॉट को पढ़ते और पढ़ाते हैं। बुगार्डस ने सामाजिक चिंतन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है और इसलिए आधुनिक युग में भी उन्होंने अपने आप को केवल समाजशास्त्रीय के चिंतन तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने जिन प्रमुख समाजशास्त्रियों के विचारों को विस्तृत विवेचन किया है उसमें कॉम्ट का प्रत्यक्षवादी विचारधारा, देखिए बुगार्डस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मॉडर्न सोशल थिंकर्स थॉट में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है अगस्त कॉम्ट के पॉजिटिविज्म को, मार्क्स के कन्फ्लिक्ट थ्योरी को, स्पेंसर के जो ऑर्गेनिज्म की थ्योरी है उसको अभी आगे आपको सब पढ़ना है 1 by 1, और समनर का सोशियो कल्चरल थॉट जो है उसको। तो ये सारे जो थॉट है, मतलब स्टार्टिंग हमने किया है पूरा अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, दुर्खीम, स्पेंसर, पैरेटो, वेबलिन, पार्सन्स, गांधी, इनके थॉट्स को, और बाद में हम फिर ये सारे थॉट्स को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने दुर्खीम के जो सामूहिक प्रतिनिधान की जो कॉन्सेप्ट है, अभी सब आपको पढ़ना है, अभी आप सिर्फ जानते चलिए कि किसका किसका क्या कंसेप्ट है। स्मॉल के सामाजिक प्रक्रिया के बारे में, गिडन्स के समानता की चेतना के बारे में, पैरेटो का फासिस्ट वादी विचार, रॉस के सामाजिक परिवर्तन के बारे में, थॉमस के सामाजिक मनोवृत्तियों के बारे में, तो थॉमस के, तो ये सारे जो थॉट हैं वो सब मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट में आते हैं। अब मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट जो है वो मेनली कैसे स्टार्ट हुआ, तो जो ज्ञानोदय, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये 3 रिस्पॉन्सिबल हैं, आप याद रखिएगा। एनलाइटमेंट पीरियड, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है,
इनके होने से जो तत्कालीन समाज था वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ, उसमें बहुत परिवर्तन हुए। और उस तत्कालीन समाज जो परिवर्तित हुआ उसके अध्ययन की चिंता लोगों में शुरू हुई कि ये जो समाज बदला है तो इस समाज के बदलने से इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, परिवर्तित समाज का हम अध्ययन करें, हम जाने तो कि किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। और इस तरह से सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का इमर्जेंस हुआ। तो ठीक है, जो 18वीं या 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो एनलाइटमेंट का दौर आया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौर आया, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर आया, उसमें जो परिवर्तित समाज हुआ, उस परिवर्तित समाज के अध्ययन करने के लिए एक नए विषय की स्थापना हुई जिसके फादर माने जाते हैं अगस्त कॉम्ट। और उस परिवर्तित समाज का अध्ययन कैसे किया जाए तो एक तरह का एक विषय जन्म लिया जिसे कि हम समाजशास्त्र कहते हैं। और समाजशास्त्र जैसे और भी बहुत विषय के जन्म हुए। तो विवेकपूर्ण एवं आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने धर्म एवं संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम कर दिया। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एनलाइटमेंट की, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो उसमें जो एनलाइटमेंट पीरियड है, अभी तक हम किसको इम्पोर्टेंस मानते थे? हम अभी तक मानते थे महत्व राजा को, हम अभी तक मानते थे महत्व सरकार को या सरकार जैसी अन्य संगठन को। हम ये मानते थे कि जो सरकार है या जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा राजा कहेगा, जैसा सरकार कहेगी, हमको सिर्फ उसी रास्ते पे चलना है, एक सामान्य आदमी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे तरह के विचारों से हमारे समाज गवर्न हो रहे थे। पर जब ज्ञानोदय आया, एनलाइटमेंट पीरियड आया, फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिकरण शुरू हुआ, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसने समाज के सोचने समझने का तरीका ही बिल्कुल बदल दिया। और लोग अब जानने लगे कि सिर्फ धर्म ही हमें कंट्रोल नहीं करता है। जैसे बताया जाता था कि बारिश होती है तो वो धर्म की वजह से हो रही है, एक कागज़ भी उड़ रहा है तो हम उसको कहीं ना कहीं से रिलीजियस जो बिलीव्स थे उससे हम जोड़ते थे। पर अब जो एनलाइटमेंट की वजह से लोगों में विवेकपूर्ण क्षमता का विकास शुरू हुआ। लोग अब समझने लगे, सोचने लगे साइंटिफिकली कि किसी चीज़ के पीछे कॉज एंड जो कॉज रिलेशन इफ़ेक्ट होता है, कॉजल रिलेशन, वो कहीं ना कहीं से उसके पीछे उत्तरदायी है कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसके पीछे कोई और घटनाएं, कुछ और कारणों का हाथ होगा। तो ये जो सोच हुई, और उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने निरंकुश सत्ता को बहुत सपोर्ट किया था और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। बोला था, आपने बहुत सारे थिंकर्स को अभी पीछे वीडियो में सुना कि लोग जो शासक होता था उसको निरंकुश मानते थे कि निरंकुश शासक होना चाहिए, निरंकुश शासन होना चाहिए, क्योंकि दबाव से ही व्यक्ति नियंत्रित होता है। ये सारे विचार धीरे धीरे एनलाइटमेंट की वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से धूमिल पड़ने शुरू हुए और रैशनलाइजेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ा, मानवतावादी सोच विकसित हुई, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ कि एक व्यक्ति को हम एक व्यक्ति के रूप में समझे, एक व्यक्ति को एक वस्तु के रूप में न समझे। तो इस तरह से सोच बदली और नए तरह का समाज हमारे सामने दिखा। तो अब कहा गया कि इस परिवर्तित समाज का हमें अध्ययन करना होगा और अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र जैसे विषय की स्थापना हुई। तो आप देख सकते हैं कि आपने सोशल थॉट पूरा पढ़ा कि किस तरह से प्रिमिटिव सोसाइटी का सोशल थॉट क्या रहा होगा, एंशिएंट सोसाइटी में सोशल थॉट क्या रहे होंगे, मेडिवल सोसाइटी में सोशल थॉट कैसे रहे होंगे, फिर प्री मॉडर्न सोसाइटी में सोशल थॉट कैसे रहे और मॉडर्न सोसाइटी में सोशल थॉट कैसे हुए और किस तरह से ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट हमारे सामने आए। तो ये पूरा आपने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एनलाइटमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि
मेरा सिर्फ ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ा दूँ। ये ऐसे वीडियोस ही इसलिए होते हैं कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बहुत लंबा जाएगा, तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो अगला सीरीज़ हम देखेंगे इसके आगे का, क्योंकि आज मैंने 3 नाम लिया एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए: एनलाइटमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अब इन तीनों को हमें अच्छे से पढ़ करके फिर सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का कैसे आधार तैयार हुआ, इन तीनों को लेकर के, इसको हम अगले वीडियोस में जानेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी मैम को ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। आप सभी को बाय बाय, ध्यान रखिएगा, टेक केयर।